हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 21 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश पर किस जांच एजेंसी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की? अब रिपोर्ट जारी हुई है साथियों 12 जून को एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में एक फ्लाइट क्रैश हुआ था। फ्लाइट का नाम था AI 171। इसमें जो विमान उड़ रहा था उसका नाम था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। तो बोइंग कंपनी का वो विमान एयर इंडिया की इस फ्लाइट के द्वारा चलाया जा रहा था। ये लंदन से अहमदाबाद से जैसे लंदन की तरफ जा रही थी। मात्र 32 सेकंड बाद ये क्रैश हो गई थी। इस पर मैंने आपको जैसा कि डिटेल में वीडियो भी दी थी। इसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 1 महीने के बाद जारी की गई। ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट AIB के द्वारा जारी की गई, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा 1 महीने के बाद जैसा किया गया है। ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट होती है। इसमें बेसिकली केवल फैक्ट्स बताए जाते हैं कि क्या क्या कारण थे संभावित और क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या फाइंडिंग्स थी हुई। जैसा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, इसलिए इंटरनेशनल मीडिया के लेकर के मीडियम में जैसे हम बता दें बवाल मचा हुआ है ये, क्योंकि इसमें क्या ना गलती पायलट को दे दी गई है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। खैर, अभी जब पूरी जांच रिपोर्ट आएगी तब किसी डिसीजन पर पहुंचा जा सकता है। ये क्रैश हुआ था 12 जून को, रिपोर्ट आई है 12 जुलाई को, और ये हादसा प्लेन की फ्यूल सप्लाई रुकने की वजह बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट की फ्यूल सप्लाई रुक गया था। फ्यूल जो मतलब स्क्वीज होता है ना, क्लोज हो गया था ये थे। इसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और इसके बाद वो थ्रस्ट नहीं जनरेट कर पाया और फिर क्रैश हो गया था। तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ये याद रखना। जैसे हमने आपको बाकी तो सारे फैक्ट्स आपको बता ही दिए हैं इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम थी, और अच्छा वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं इसके बारे में, इस हादसे को लेकर के जैसी भी डिटेल में जानकारी है जो हम आपको दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अब आंद्रे रसेल पावर आपने देखा है, ये IPL में ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जैसा कि, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अब अलविदा कह दिया है। टेस्ट में और वनडे में तो बहुत कम मैच खेले थे, T20 से ज्यादा फेमस हुए थे ये तो। और 2012 और 2016 वाला जो T20 जैसा कि बता दें वर्ल्ड कप था, वेस्ट इंडीज जीता था। इसको जिताने में इनकी अहम भूमिका रही थी। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किए गए थे। 56 वनडे मैच खेल चुके हैं, सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले हैं। लेकिन T20 में ये 84 मैच खेले थे, तो अब ये संन्यास ले लिए हैं सभी से। IPL खेलेंगे अभी शायद, और ऑलराउंडर हैं ही जैसा कि ये बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो ये संन्यास ले चुके हैं। खिलाड़ियों ने संन्यास लिए हैं, उनकी लिस्ट भी एक बार हम लोग रिपोर्ट मतलब जैसा कि रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो बहुत सारे इस्तीफे दिए हुए हैं, जैसे इस्तीफा और जो भी होता है आप लोग रिवीजन करें। चलिए, अब ललित उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, लिंडा याकारिनो, ये जो है लिंडा याकारिनो, इन्होंने क्या किया है, ये भी एक तरीके से लिंडा याकारिनो की बात करें तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के CEO पद से इस्तीफा दिया है। निकोलस की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है यहीं पर। अब पीयूष की बात करें, पीयूष चावला, ये भारतीय स्पिन गेंदबाज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। विराट कोहली, भारतीय बल्लेबाज का जो कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है इन्होंने। श्री कृष्ण हरि शर्मा, कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का इस्तीफा दिया है इन्होंने। किसने दिया है? श्री कृष्ण हरियन ने दिया। शेखर, इनकी बात करें जैसे शेखर राव की, तो कर्नाटक बैंक के कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अमिताभ कांत G20 शेरपा के पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दिए हुए हैं इन्होंने। वंदना कटारिया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूलिया स्विरिडेंको को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यूलिया स्विरिडेंको ये बन गई हैं यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर। यूक्रेन में नई प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुई हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये वो राष्ट्रपति हैं वहां के, उन्होंने अपने नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखो, किसी किसी देश में राष्ट्रपति को ज्यादा पावर होती है और किसी किसी देश में प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर रहती है।
तो यूक्रेन में राष्ट्रपति को ज्यादा पावर है, लेकिन प्रधानमंत्री भी कुछ अपने काम होते हैं, इसलिए नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर इनको यूलिया को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है यूक्रेन का। किसकी जगह पर आई है ये? डेनिस शाम्याल की जगह पर लेंगी। ठीक है, अब डेनिस शाम्याल को अब रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है। ये बन गए हैं नए रक्षा मंत्री। तो जैसा कि यूक्रेन की पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री थी ये यूलिया, अब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। 2022 से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है रसिया यूक्रेन का, तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था मंत्रिमंडल में। अभी जाकर के चेंजेस किया गया है यूक्रेन अमेरिका खनिज सौदे की वार्ता में। महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अभी आपने देखा कि बीच में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में खूब सारा बहरम बहुत हुई थी। उसके बाद फिर ट्रंप ने किया था एक प्रकार से कि यूक्रेन को हथियार तभी देंगे या पैसों से मदद तभी करेंगे जब उनके जो रेयर अर्थ मिनरल हैं उनमें 50% का कब्जा किसका होगा? अधिकार अमेरिका को मिल जाएगा। अब ये डील लास्ट में जाकर के फाइनलाइज हुई। उसके बाद फिर पता चला कि अब अमेरिका फिर से सपोर्ट करने आ गया है। तो वो डील कराने में, वो सौदा कराने में कहीं ना कहीं इनकी भी यूलिया की काफी योगदान रहा था। यूक्रेन की बात करें तो राजधानी इसकी कीव होती है और इसकी मुद्रा याद रखना यूक्रेनी रिवेन्या होती है। जैसा कि किसकी? यूक्रेन की बात हो रही। अब मुद्रा होती है। अगर हम मैप में इसको बताएं तो आप यूक्रेन कहाँ देखोगे? वर्ल्ड मैप देखते हो? वर्ल्ड मैप आप देखोगे, अपना प्यारा भारत तो आपको जानते हो कहाँ पर होता है। ठीक, आप यूरोप में जाओगे, यूरोप में देखोगे आपको एक देश दिखेगा। कौन सा देश? यूक्रेन। ये जो देश है ना, ये यूक्रेन जो है, ये बड़ा सा देश पूरा ऊपर जो उसके मिलेगा आपको वो रूस होगा। रूस की राजधानी है मॉस्को। अब यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यों है। तो इतने बड़े देश से इतना छोटा देश है जो 3 साल से लोहा ले रहा है, लड़ रहा है। मतलब बगल में बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया, मालदोवा, ये भी है सभी। ये बात आपको याद रखना है। यूक्रेन जैसा मैंने आपको बता ही दिया। अब पिछले दिनों में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे सुनीना नाम की पहली महिला राष्ट्रपति अभी जेनिफर गैर्लिंग साइमन्स बनी है। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नरोकी बने हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग बने हैं। पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। अब यहीं पर रोमानिया के राष्ट्रपति बने निकोस ओरगडन। गैबोन के राष्ट्रपति जनरल बाइसर अलगी। नोगुएमा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने थे। लिब्रान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम बने थे और क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति बने जोरान मिलनोवक। ये प्रमुख नियुक्तियां अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी ने पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीता? तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने ये अवार्ड जीता है, पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड। ये अवार्ड इंडिविजुअल को दिए गए जाते हैं। इंडिविजुअल अगर कोई खिलाड़ी होता है तो देखो, वैसे तो हॉकी वगैरह गेम हुआ, ये टीम इवेंट है, टीम गेम है, तो बाकी जो चीजें मिलती हैं वो बाकी जो कोई ट्रॉफी जीतता है वो पूरी टीम जीतती है। लेकिन ये अवार्ड जो है ये इंडिविजुअल एक प्लेयर को दिया जाता है, उसका इंडिविजुअल देखा जाता है, वह किस प्रकार से गोल किया, कितना गोल किया। तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने ये पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता है। 4 से 13 जुलाई तक एक वैश्विक प्रशंसक वोट के माध्यम से तय किया गया, वोटिंग के माध्यम से, तब इसमें इन्होंने जीता हुआ है एक, जैसा कि हम बात करें यहाँ पर FIH प्रो लीग में विश्व की नंबर 1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपने एकल गोल में के लिए ये पुरस्कार जीता है इन्होंने। अब जीता किसने है? दीपिका जी ने जीता है। पुरुष वर्ग में बेल्जियम के विक्टर वेन केज ने जीता है स्पेन के खिलाफ, और इन्होंने जीता है महिला वर्ग में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुधन और मुर्गी पालन को अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है। ये महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ऐसा करने से होगा क्या? अगर देखो, वो जो पशुधन है या मुर्गी पालन है, अगर इसको कृषि को दर्जा दे दिया जाता है किसी राज्य के द्वारा, तो इसका मतलब किसानों को, खेती करने वाले जो होते हैं ना, इनको जो भी सरकार की सुविधाएं आती हैं, योजनाएं आती हैं, और अगर सब्सिडीज मिलती है, वो सब इन लोगों को भी मिलने लगेगा जो मुर्गी पालन करते हैं, जो पशुधन पालन करते हैं। अब इनको भी उसके तहत, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बन जाना, लोन मिलना, ये किसानों के लिए सब्सिडी, जो किसान के लोन माफ किए जाते हैं वो होना, ये सब इन लोगों के लिए भी हो पाएगा। तो मुर्गी पालन और पशुधन के लिए, जैसे कि इनको कृषि में शामिल करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। इसके तहत 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालक किसानों की लाभ होगा, जैसा कि, और ये कहना है महाराष्ट्र के कैबिनेट का। ओके,
तो जैसे 11 जुलाई 2025 को यह घोषणा की गई है, सरकार पर सालाना 7,000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं, मैप में देखेंगे महाराष्ट्र, आप जानते हो हमारा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और इधर गोवा से भी। मुंबई और नागपुर इसकी राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस नए सीएम हैं, बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। 36 जिले हैं यहाँ पर, 288 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें जाती हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पर लोनार झील है, जिसका रंग गुलाबी होने के कारण इसे पिंक लेक या पिंक लेक भी कहा जाता है झील। उपवन झील है, शिवसागर झील है, विहार है, वेन्ना है, ताडोबा नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है और भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। भोरघाट, थालघाट, अंबा घाट ये प्रमुख दर्रे हैं। लावड़ी, पुआड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई में आयोजित 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड ICHO में भारत 4 पदक के साथ किस स्थान पर रहा? तो 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड हुआ है, दुबई में ये आयोजित हुआ UAE में, और इसमें भारत जो रहा है ये रहा 6ठे स्थान पर। UAE रहा है, यहाँ पर भारत 6ठे स्थान पर रहा। जैसा कि भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं। अगर हम लोग विजेताओं की बात करें तो गोल्ड जो जीते थे वे भारत से वो देवेश पंकज थे और सुदीप कुंची थे। सिल्वर जो जीते थे उसमें देवदत्त प्रियदर्शी और उज्जवल केसरी थे। टोटल 4 मेडल आए थे भारत के, 6ठे स्थान पर भारत रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? अब संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 ये इस बार मिला है बेंड्रा रोनाल्ड्स को और कैनेडी ओडेडे को। ये उपरोक्त दोनों ऑप्शन यानी ए और बी आपका सही होगा। 2 लोगों का मिला है संयुक्त राष्ट्र का मंडेला पुरस्कार। ये एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मंडेला पुरस्कार और एक होता है UN नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो ये UN नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ये दोनों लोग हैं, ये जो मानवता के लिए अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है। नेल्सन मंडेला की याद में भी दिया जाता है जैसा कि, और उनकी जयंती पर अभी मैंने आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय ये 18 जुलाई को मनाया जाता है उनकी जयंती पर, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद फिर लोकतांत्रिक राष्ट्रपति भी बने थे। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र लाने में उनका अहम योगदान रहा था। दुनिया भर के तमाम देशों से उनकी जैसे कि यहाँ पर अच्छे से रही थी सरकारी ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हुए थे। भारत का भी जैसे कि भारत रत्न उनको मिल चुका है। खैर उनके नाम पर ये सम्मान दिया जाता है मानवता के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनको। तो इस बार इन दोनों को दिया गया है, जिसमें एक कनाडा है श्रीमती बेंड्रा जैसा कि इनको, और केन्या की 2014 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। पहली बार 2015 में दिया गया था और ये हर साल 5 साल में 2 व्यक्तियों को जैसा कि दिया जाता है। किस देश ने 2029 चुनाव से पहले मतदाता की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष करने की घोषणा की? तो 2029 में इलेक्शन होने हैं ब्रिटेन में भी, और उसमें मतदाता की न्यूनतम आयु 18 साल से घटा के 16 साल कर दी गई है। ब्रिटेन के द्वारा ये किया गया है। ब्रिटेन के द्वारा किए जाने के बाद अब पूरे ब्रिटेन में ये रूल लागू हो गया है कि आप 16 साल के ऊपर के लोग भी वोट डाल सकेंगे। अब 18 साल मिनिमम एज थी पहले जैसा कि, अब ये 16 साल हो गई है। तो 2029 वाला जो अगला चुनाव होगा उसमें लागू हो जाएगा ये। ब्रिटेन में सरकार ने ये घोषणा की हुई है, पूरे ब्रिटेन में हो जाएगा। ब्रिटेन में आप जानते हो कि ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत 3 देश आते हैं। आता है सबसे पहले स्कॉटलैंड, उसके बाद इधर वेल्स और इधर इंग्लैंड। ये तीनों देश मिल करके ब्रिटेन कहा जाता है। फिर इधर नॉर्दर्न आयरलैंड वाला हिस्सा जोड़ दो, तब इसको मिला करके यूके बोला जाता है। यूनाइटेड किंगडम का एक ही प्रधानमंत्री होता है पूरे यूनाइटेड किंगडम का, या कहें पूरे ब्रिटेन का नाम। वो की स्टामर जैसे कि वर्तमान में पाउंड यहाँ की स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी होती है। लंदन यहाँ की राजधानी है। जुलाई 2025 में किसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का निदेशक नियुक्त किया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं अभी अजय कुमार श्रीवास्तव। आर्टिकल देखोगे आप, अजय कुमार श्रीवास्तव टैक्स और जैसे OverHL डायरेक्टर फॉर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ये निदेशक होंगे, डायरेक्टर होंगे।
HAL ये भी अभी तक कार्यकारी निदेशक थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब ये चीफ डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। 1988 में HAL गार्डन किए थे जैसे कि यहाँ पर, उसके बाद से धीरे धीरे प्रमोट होते होते आज यहाँ पर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे कि भारत की एक जबरदस्त कंपनी है, तो भारत में ऐसे पार्ट्स बनाती है जो एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होते हैं। HAL के द्वारा ही HAL ये BAL जैसे ये सब जो मिल करके ही ना एयरक्राफ्ट में भी और जो अपने भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। DRDO भी इसमें हेल्प करता है। HAL DRDO कई प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं, जैसे तेजस फाइटर जेट हुआ और उसमें HAL की अहम भूमिका है। अब HAL के द्वारा ही वो बनाया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है, उसमें इंजन अमेरिका के मंगाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग HAL के द्वारा की जा रही है। ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट और उन चीजों पर HAL काम कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन? सुनील, DK सुनील, इनका नाम आपको याद रखना है। प्रमुख नियुक्तियां जो पिछले दिनों में हुई हैं उनको रिवीजन करिए। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को कर्नाटक बैंक का अंतरिम MD CEO नियुक्त किया गया। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के CEO, संजय कोल को गुजरात की गिफ्ट सिटी का MD CEO, R दोराईस्वामी ये LIC के नए MD और CEO। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। अभिजीत सेठ ये राष्ट्रीय आयु विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष। प्रिया नायर को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO नियुक्त किया गया। अमिताभ कांत अब इंडिया एयरलाइन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं और ये सब इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपको याद रखना होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने उच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन को अधिसूचित किया? अभी केंद्र सरकार ने 18 ऐसे हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को ट्रांसफर और प्रत्यावर्तन को अधिसूचित किया है। तो ये जो 18 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। इसमें आपको नाम नहीं याद रखना है, बस एक न्यूज आई हुई है, संख्या आई है, संख्या याद कर लीजिए। एक बड़ी चेंजेस हुई है, जैसे कि हाई कोर्ट्स में 18 चेंजेस का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है जैसे कि, तो इसमें ये आपको हम बता दें, फिर से कहें कि यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये चीफ जस्टिस नहीं है। चीफ जस्टिस होता है तो आपको याद रखना पड़ता है, लेकिन ये जजेस की बात आ रही है यहाँ पर। इसको ध्यान रखना है सिर्फ आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 222 में तहत ये जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। ये क्वेश्चन जैसे कि CGL में पूछा जा चुका है, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 222 ट्रिपल के तहत करते हैं। ठीक है, अगला जुलाई 2025 में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से अभी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, पृथ्वी 2 और अग्नि 1। ये और A और B वाला ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जैसा कि A और B दोनों ही ओसा के, जैसे कि उड़ीसा के चांदीपुर मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। भारत को कोई बड़ी मिसाइल का लॉन्च रेंज का मिसाइल का करना होता है परीक्षण, तो ये उड़ीसा में करते हैं। और उड़ीसा में कभी कभी विलियर द्वीप से किया जाता है, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल को करना है तो परीक्षण। अगर छोटे रेंज की मिसाइल का करना है तो फिर अगर बैलिस्टिक मिसाइल है लेकिन छोटे रेंज की है तो फिर चांदीपुर से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ देखो कि अग्नि फर्स्ट जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो छोटे रेंज की है। अग्नि 1 मतलब आप समझो कि 750 से लेकर के ये 10,000 तक के किलोमीटर की रेंज होती है। अग्नि 2 जो होता है ये 250 किलोमीटर की रेंज तक होती है। तो फिलहाल ये जो है अग्नि फर्स्ट मिसाइल और पृथ्वी 2 मिसाइल दोनों को परीक्षण यहाँ से किया गया है। ठीक है, आप उड़ीसा के चांदीपुर स्थित जो ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज, उससे किया गया है परीक्षण। DRDO ने किया है परीक्षण। आप इसमें पृथ्वी 2 जो है ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 250 से 350 किलोमीटर, लेकिन उससे भी ऊपर अगर क्षमता वाली बात करें तो अग्नि 1 की, तो अग्नि 1 जो है ये इस बार वाला जो परीक्षण किया गया है ऐसा किया गया है टेस्टिंग की सड़क से भी लॉन्च कर सकते हैं, ट्रेन से भी लॉन्च कर सकते हैं। ट्रेन चल रही है उसके अंदर मिसाइल फिट होगी, वहां से लॉन्च होगा। ये बहुत जबरदस्त है। मतलब हम लोग के पास ना अब ऐसी मिसाइलें हैं, एयरक्राफ्ट हैं ऐसे जो हर पोजीशन पे, हर सिचुएशन में, हर जगह पे लॉन्च की जा सकती है। आप देखते हो ना कि जो अपने पास एक्सप्रेस है यहाँ पर वहां पर ऐसे पट्टियां बनाई गई हैं बीच बीच में, जहां से एयरक्राफ्ट इमरजेंसी सिचुएशन में लैंड कर सकती हैं और टेक ऑफ कर सकती हैं।
तो मतलब एयर बेसिस का भी एक विकल्प हो जा गया है। इससे ही अगर मान लीजिए अगर कहीं मिसाइल का स्टोरेज है, वहां पर कोई दिक्कत हो रही है, तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन पर तो लाद दिए, फिट कर दिए, ऐसी व्यवस्था की। ट्रेन की रेलवे पटरियां भी पूरे देश में बिछी हुई हैं, तो कहीं पर भी ले जाकर के ट्रेन से लॉन्च कर सकते हैं। वहां पर से कोई मतलब ऐसा कोई ऐसी वो स्पेशल जैसे व्यवस्था करने की जरूरत है, ट्रेन पर ला दो और मिसाइल ले जाओ और ट्रेन पूरे देश में बिछी रही है, जाल बिछा रही है। आप कहीं से भी जाकर लॉन्च कर सकते हो, कहीं से भी ले जाकर के लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ती है, रेंज की क्यों ले जाने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे देखो अब ये अग्निवन जो मिसाइल है इसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर है, तो ये 700 से 900 किलोमीटर की रेंज वाली है, तो अब इसको बॉर्डर एरिया पर ले जाया जाएगा। उसके बाद अगर लॉन्च किया जाएगा तो आराम से रीच हो जाएगा, जहां पर भी टारगेट हिट करना है। खैर अग्नि की अपने पास जैसे कि अग्नि 5 तक रेंज है और अग्नि 5 मिसाइल की रेंज जो है वो 5500 किलोमीटर से ऊपर है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 11 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इनिशिएटिव लगी है तो इसको डिटेल जैसे कि आपको जानते हैं तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर चैनल पर नए आए हो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।